हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? मजे में है ना आप लोग? कैपिटल गेन कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। और जो सबसे पहले प्रोविजन सीखेंगे वो है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपने अपना कैपिटल एसेट अपना स्टॉक इन ट्रेड बना दिया, ठीक है, किसी को बेचा बेचा नहीं है मैंने, तो भी सरकार कह रही है कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं सरकार क्या बोल रही है। कह रही है कि राज अग्रवाल, तुम्हारे पास एक ज्वेलरी था जो तुमने अब क्या किया है, स्टॉक इन ट्रेड बना दिया है। देखिए, मेरे पास घर पे पड़ी ज्वेलरी थी, ठीक है, वो मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी थी, लेकिन मेरी ज्वेलरी की शॉप भी है। तो जो ज्वेलरी मैंने पर्सनल यूज के लिए खरीदी थी वो तो इतनी पुरानी है कि मेरे ज्वेलरी शॉप से भी पहले की है, ठीक है। वो मैंने खरीदी थी 5 लाख रुपए में। आज मैंने क्या किया, उसको घर के लॉकर से निकाला और ला के अपनी दुकान में लगा दिया, क्योंकि अब मुझे वो यूज नहीं करना है, तो मैंने सोचा कि अब इसको बेच दूंगा, ठीक है। बस ला के दुकान में रखा है, इनकम टैक्स कह रहा है ट्रांसफर हो गया। अब मुझसे पूछ रहा है कि आज की उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है। मैंने कहा 50 लाख रुपए। तो कह रहा है 5 लाख रुपए तुम्हारी कॉस्ट थी, 50 लाख रुपए जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही सेल कंसिडरेशन मान लेंगे। मैंने कहा अरे बेचा नहीं है, तो कह रहे उससे क्या, 5 लाख 50 लाख रुपया क्या है, आपकी सेल कंसिडरेशन है, 5 लाख रुपया घटाया जाएगा, 45 लाख रुपया आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन। राइट। तो थोड़ा सा आपको अनऑब्वियस लग रहा है क्या यहां पे? बिल्कुल भी अनऑब्वियस नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो क्या होता, आइए समझते हैं। देखिए, मैंने ज्वेलरी खरीदी थी विच वॉज माई कैपिटल एसेट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ₹5 लाख, ठीक है। मैंने ज्वेलरी की शॉप खोल ली है और मैंने अपने स्टॉक में इस ज्वेलरी को मूव करा दिया, ठीक है। आज की इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 50 लाख रुपए। अब मैं क्या करता हूं, इस ज्वेलरी शॉप से मैं इस ज्वेलरी को बेच देता हूं। जब मैं इस ज्वेलरी को बेचता हूं, सेल करता हूं, इस वाली ज्वेलरी को, मान लीजिए 52 लाख रुपए का, तो 50 लाख रुपए मेरी इन्वेंट्री की है, 2 लाख रुपए मेरी पीजीबीपी की इनकम बन जाती है। जबकि सच पूछिए तो मुझे 2 लाख रुपए की इनकम थोड़ी ना हुई है, मेरे तो 5 लाख रुपए की ज्वेलरी आज 52 लाख रुपए की बिकी है। मेरा प्रॉफिट 47 लाख रुपीज है, लेकिन बिजनेस की इनकम तो 2 ही लाख रुपए आएगी। बिजनेस में इन्वेंट्री कितने की थी, 50 लाख, बिकी 52 लाख रुपए की, 2 ही लाख रुपए ना पीजीबीपी की इनकम आएगी। तो अब गवर्नमेंट कहती है ये जो कन्वर्जन है तुम्हारा कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इसको ट्रांसफर माना जाएगा, और ये जो डिफरेंस है 45 लाख रुपए का, ये होगा कैपिटल गेन। लेकिन सिंस आप अभी अपनी दुकान में लाके रखे हो, तो कैपिटल गेन जो होगा वो अराइज अभी नहीं करेगा, ठीक है। ये कैपिटल गेन अराइज करेगा, लेकिन कब करेगा, जब फाइनली आपकी इन्वेंट्री भी सेल हो जाएगी। जब आप ये सेल करोगे उसी समय ये कैपिटल गेन भी अराइज करेगा। क्योंकि भाई अगर हम अपने घर से उठा के अपनी दुकान में लाके रख दिए तो पैसा थोड़ी ना आया है कि हम सरकार को टैक्स देंगे। तो सरकार के लिए कोई बात नहीं, ठीक है। ये कैपिटल गेन है, लेकिन अभी अराइज नहीं करेगा। ये है कैपिटल गेन। ये अराइज कब करेगा, जब फाइनली आप स्टॉक को बेच दोगे। तो जिस दिन आप स्टॉक को बेचोगे उस दिन 2 लाख रुपए आपका पीजीबीपी होगा और 45 लाख रुपया कैपिटल गेन होगा, ठीक है। तो यही है लॉ, आइए समझते हैं। कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, सेक्शन 45(2) विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 85-86। असेसमेंट ईयर 85-86 का मतलब प्रीवियस ईयर 84-85। प्रीवियस ईयर 84-85 का मतलब 1484। तो ध्यान दीजिएगा, 1484 से यह कानून बना है। इसके पहले तक कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर नहीं था। इसके पहले कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर नहीं था, यानी इस डिफरेंस पे कैपिटल गेन अराइज नहीं होता था, ठीक है। आइए समझाते हैं आपको। ज्वेलरी which is a necklace purchased on
1582 रुपीज 5 लाख। ज्वेलरी रिंग है परचेज्ड ऑन 1582 रुपीज 3 लाख, और ये दोनों की दोनों कैपिटल एसेट है। ठीक है, नाउ मैंने क्या किया, नेकलेस वॉज मेड स्टॉक इन ट्रेड, SIT लिख दें शॉर्ट में। अब आप भी आदत डाल लीजिए, आपको भी तो मेरा शॉर्टकट याद रखना पड़ेगा ना। स्टॉक इन ट्रेड ऑन 1/10/83, ठीक है, और उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू थी 8 लाख। फिर नेकलेस नहीं, दूसरा क्या है, रिंग। रिंग वॉज मेड स्टॉक इन ट्रेड ऑन 10/10/2015, और उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू थी 22 लाख। सोल्ड नेकलेस फॉर रुपीज, सोल्ड नेकलेस फॉर रुपीज 80 लाख एंड रिंग फॉर रुपीज 55 लाख ऑन 1/2/24। अब क्या होगा यहां पे, जो आपका स्टॉक इन ट्रेड 1/4/84 के पहले बन रहा है, यहां पे कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा, इस वाले पे कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। ये वाला 1/4/84 के बाद कन्वर्जन हुआ था, इस पे कैपिटल गेन अराइज करेगा। लेकिन कब करेगा, जब फाइनली वो बिकता है माल ना, तभी अराइज करता है। ठीक है, तो अब प्रीवियस ईयर 23-24 में ये दोनों चीज बिका है, तो दोनों चीज अगर बिका है तो इन दोनों की PGBP तो आएगी, इन दोनों की PGBP 23-24 में आएगी, लेकिन कैपिटल गेन सिर्फ रिंग वाला आएगा, नेकलेस वाला कैपिटल गेन नहीं आएगा, क्योंकि ये 1/4/84 के पहले ही ट्रांसफर हो गया था। ये कानून जो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर है, ये कानूनी कब से आया, 1/4/84 से, 1484 से। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम करेंगे PGBP की इनकम कैलकुलेट, सॉल्यूशन। ठीक है, PGBP में नेकलेस, ठीक है, ये 80 लाख का बेचे हो, माइनस इसमें से कर लीजिए नेकलेस का FMV 8 लाख, 72 लाख रुपए PGBP की इनकम। फिर रिंग में PGBP की इनकम कितनी हो जाएगी, रिंग बेचे हो कितना, 55 लाख, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 22 लाख जिस दिन स्टॉक बना था, तो 33 लाख रुपए PGBP की इनकम। अब 9 इसके बाद हम कैपिटल गेन निकालेंगे, और कैपिटल गेन सिर्फ और सिर्फ रिंग पे निकलेगा। ये बात सबको समझ में आई, यही समझाना चाहते थे कि इस डेट की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसमें सेल कंसिडरेशन जो है वो कितनी हो जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू को सेल कंसिडरेशन माना जाता है, मालूम है, हाँ, 22 लाख रुपया सेल कंसिडरेशन। इसमें से हम घटाएंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 लाख रुपया। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ये 1/4/2001 के पहले का है, तो 1/4/2001 की ये भी आपको फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए। ठीक है, इस रिंग का 1/4/2001 की FMV कर लेते हैं 7 लाख। ठीक है, अब उस पर इंडेक्सेशन भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, 7 लाख, अब इस पे इंडेक्सेशन भी लगाना पड़ेगा, इंडेक्स कॉस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इंडेक्सेशन के लिए क्या कानून है, ये अभी हम पढ़ते हैं तो आपको कराते हैं। ठीक है, चलिए, अभी डेट की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई कि कैपिटल गेन हमारा इस पे नहीं आएगा, नेकलेस पे नहीं आएगा, क्योंकि ये 1/4/1984 के पहले ही कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड बन गया था, और उस समय कन्वर्जन जो था कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर नहीं होता था,
तो कैपिटल गेन उसका नहीं ना क्रिएट हो सकता, क्योंकि वो ट्रांसफर ही नहीं हुआ था, ट्रांसफर की डेफिनेशन में था ही नहीं वो। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/84 द कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 247. However, section 45(2) provides that although such a conversion will be a transfer of the previous year in which the asset is so converted, but the capital gain will arise in the previous year in which such converted asset is sold or otherwise transferred. ठीक है, जिस समय आपने वो स्टॉक इन ट्रेड को फाइनली बेचा है, कैपिटल गेन उस समय अराइज करेगा। लेकिन उस साल जब अराइज करेगा ना कैपिटल गेन, तो आप ऐसे समझिएगा आप उस साल में बैठे हुए हो जिस साल ट्रांसफर हुआ था। आप भूल जाइएगा एकदम से कि आप करंट ईयर में हो, जिस साल स्टॉक बिका है। आप यही सोचिएगा कि आप उस साल हो जिस साल कन्वर्जन हुआ था। कन्वर्जन कब हुआ था? कन्वर्जन कब हुआ था रिंका? 10/10/15 को। तो आप मत सोचिएगा कि आप करंट ईयर 23-24 में हो, आप प्रीवियस ईयर 15-16 में हो। 15-16 के हिसाब से ही कैपिटल गेन निकालिएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में 15-16 का क्या होगा? इंडेक्सेशन होगा 15-16 का। 15-16 का इंडेक्स क्या है? 15-16 का ये रहा 15-16 का इंडेक्स 254 रुपया। तो आप न्यूमरेटर में डालेंगे 254, डिनोमिनेटर में 100। 100 कौन सा लिए हम? 1/4/2001 का। बस कर लीजिए, ये आ जाएगा LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो कैपिटल गेन निकालना कैसे, ये अपने दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा कि कैपिटल गेन जब हम निकालेंगे तो हम ये मान लेंगे कि हम उस साल में जिस साल ट्रांसफर हुआ था। एक्चुअली गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है, क्यों इस निकलवा 23-24 में रही है? ये प्रीवियस ईयर 23-24 की इनकम है और ये भी प्रीवियस ईयर 23-24 की इनकम है। लेकिन जब हम निकाल रहे थे प्रीवियस ईयर 23-24 में कैपिटल गेन, तो हम ऐसे मान लिए अपने आप को कि हम अभी 23-24 में नहीं है, हम उस साल हैं जिस साल ट्रांसफर हुआ था। ट्रांसफर कब हुआ था? 15-16 में। तो हम 23-24 में कैपिटल गेन निकालेंगे ये मानते हुए कि हम 15-16 में हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको कारण बता ही दिया कि बेटा 15-16 में बिका तो था नहीं वो रिंग, तो सरकार को टैक्स देते कैसे हम? तो आज जब रिंग बेच लिए हैं हम, बस अपने घर से निकाल के दुकान में रख देंगे रिंग, तो सरकार को टैक्स कहां से देंगे भैया? पैसा कहां से आएगा? दुकान में रखने से पैसा तो आ नहीं जाएगा, दुकान से माल बिकेगा तब ना पैसा आएगा। दुकान से माल बिका 23-24 में, तो सरकार कह रही है अब कैपिटल गेन भी आपका राइज होगा। लेकिन ये बेसिकली उस दिन का कैपिटल गेन यहां पे खींच के लाया जा रहा है, समझिएगा, टैक्स के लिए बस। अंडरस्टूड? इसलिए कैलकुलेशन ऐसे हो रही है एज इफ हम 15-16 में ही है। But the capital gain will arise in the previous year in which such converted asset is sold or otherwise transferred. Indexation of the cost of acquisition and improvement, if required, will be done till the previous year in which such conversion took place. इंडेक्सेशन अगर आप करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, इंप्रूवमेंट का, तो कहां तक करोगे? जिस साल ट्रांसफर हुआ था वहां तक। तो हमने भी तो न्यूमरेटर में 15-16 का इंडेक्स रखा, वहीं तक का, क्योंकि उस समय ट्रांसफर हो गया था। Further, the fair market value of the asset as on the date of conversion shall be deemed to be the full value of consideration of the asset. जो उस दिन की कन्वर्जन वाले दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, उसी को सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको बोलते हो आप? सेल कंसिडरेशन को। द सेल प्राइस माइनस द मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन शैल बी ट्रीटेड बिजनेस इनकम। अब बिजनेस इनकम क्या होगी? जितने में बेचे हो माइनस एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, एंड टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। इलस्ट्रेशन 5 है उसी पे बेस्ड, आइए करा देते हैं आपको। मिस्टर राणा इन्वेस्टेड 80,000 ऑन परचेज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट 4/1/94 को। ही होल्ड्स द गोल्ड ऑर्नामेंट एज इन्वेस्टमेंट, उसके लिए इन्वेस्टमेंट है ये। मार्केट वैल्यू 1/4/2001 की 1,60,000 है।
तो हम तो 1,60,000 इसकी कॉस्ट लेंगे। अब ऑन 12/1/22 ही स्टार्टेड बिजनेस ऑफ डीलिंग इन ज्वेलरी एंड कन्वर्ट हिज होल्डिंग इनटू स्टॉक इन ट्रेड। 12/1/22 मतलब कि प्रीवियस ईयर 21/22 में, प्रीवियस ईयर 21/22 में कन्वर्जन हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर 21/22 में कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। Started business of dealing in jewelry and convert his holding into stock in trade. The market value of gold ornament on the date of conversion 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया कैपिटल गेन के लिए सेल कंसिडरेशन है, ठीक है, और यही कॉस्ट बन जाएगी पीजीबीपी इनकम के लिए। एंड देयरफॉर राणा क्रेडिटेड हिज कैपिटल अकाउंट बाई 6 लाख एंड डेबिटेड स्टॉक अकाउंट बाई 6 लाख। ये तो जनरल एंट्री बता रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या हुआ था। द गोल्ड ऑर्नामेंट नाउ रिफ्लेक्टेड इन द बिजनेस ऑफ राणा स्टॉक इन ट्रेड। दिस गोल्ड ऑर्नामेंट वाज सोल्ड इन 23/24 फॉर 7 लाख, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हम लोग निकाल लेंगे। 7 लाख माइनस 6 लाख रुपया, ये तो 1 लाख रुपया पीजीबीपी हो जाएगा। ये देखिए 7 लाख माइनस 6 लाख, 1 लाख पीजीबीपी हो गया। 6 लाख रुपया सेल कंसिडरेशन हो गई कैपिटल गेन के लिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी 1,60,000 इंटू जो किया जा रहा है वो ट्रांसफर वाले ईयर का किया जाएगा। प्रीवियस ईयर 21/22 में ट्रांसफर हुआ था ना, मतलब ट्रांसफर मतलब कन्वर्जन ऑफ कैपिटल गेन इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो 21/22 का देख लीजिए क्या है, तो 21/22 का 317 है, 21/22 का 317 है, ठीक है, राइट। तो न्यूमरेटर में 317 लिया है और डिनोमिनेटर में 1/4/2001 की मार्क वो लिया है CII, क्योंकि ये 1/4/2001 के पहले का था ना, तो वहाँ से CII शुरू करेंगे, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और मार्केट वैल्यू भी 1/4/2001 की ले लिए, ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल की, ठीक है। अच्छा, अगर अभी भी गोल्ड ऑर्नामेंट आपके पास पड़े हुए हैं, दुकान में तो ले गए लेकिन बेचे नहीं है, तो ना तो कैपिटल गेन आएगा अभी और ना पीजीबीपी की इनकम आएगी। जब पीजीबीपी की इनकम आएगी ना तभी कैपिटल गेन भी आएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रोविजन पे, कैपिटल गेन इन केस ऑफ ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट JDA, बहुत तेजी से चल रहा है मार्केट में ये एग्रीमेंट। पता है ये क्या है? देखिए ये एक लैंड ओनर है, ये एग्रीमेंट होता है दो पार्टियों के बीच में, एक है लैंड ओनर और दूसरा है बिल्डर, ठीक है। लैंड ओनर के पास ये लैंड है, ठीक है, इससे बिल्डर आता है, मिलता है, कहता है ये तुम्हारे पास इतनी बड़ी जमीन है, इस पे तो हम 500 फ्लैट बना देंगे, ठीक है, 5 टावर खड़े करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 टावर खड़े करेंगे, सब में 100 फ्लैट, 500 फ्लैट टोटल बन जाएंगे इसमें। तो एक काम करो, तुम हमको अपनी जमीन दे दो, हम इस पे 500 फ्लैट बना देते हैं। जो 500 फ्लैट बन के तैयार हो जाएंगे तो इसमें से 40% लैंड ओनर हम तुमको दे देंगे। लैंड ओनर को कहता है लैंड ओनर तुम ले जाओ 40%, 40% यानी 200 फ्लैट तुम्हारे, और बिल्डर कहता है कि 60% फ्लैट हम ले लेंगे, ठीक है, 300 फ्लैट हमारे। तुम 200 फ्लैट बेच के कमा लेना, हम 300 फ्लैट बेच के कमा लेंगे। बात समझ में आई? लैंड ओनर की जमीन है, बिल्डर ने पूरा पैसा लगा के बिल्डिंग बनाई है, 500 फ्लैट रेडी किए बिल्डर ने। अब बिल्डर कह रहा है 300 फ्लैट हम बेच देंगे, 300 फ्लैट मेरा हो जाएगा, 200 फ्लैट तुम ले लेना। इसी को कहते हैं JDA, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, कि लैंड ओनर और बिल्डर मिलके एक बिल्डिंग तैयार करते हैं, ठीक है। अब ये आप 40-60 को रट मत लीजिएगा कि ऐसा ही होता है 40-60, जनरली यही होता है। लेकिन अगर मान लीजिए जमीन महंगी है, अच्छा महंगा एरिया है थोड़ा सा, तो 50-50% भी हो जाएगा, बिल्डर को और ज्यादा देना पड़ेगा जमीन के लिए, आधा फ्लैट देना पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए बहुत ही पॉश एरिया है, जहां जमीन की कीमत तो आसमान छू रही है, एकदम पॉश एरिया, तो हो सकता है लैंड ओनर 60% ले रहा हो, बिल्डर ही 40% ले रहा हो, ठीक है। तो जनरली देखा गया 40-60 का रेशियो, इसलिए मैंने 40-60 यहां पे बोल दिया। तो जिस दिन ये ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करता है, देखिए जिस दिन JDA का एग्रीमेंट हुआ उसी दिन सच पूछिए तो ट्रांसफर तो हो गया बिल्डर के पास ये जमीन, भाई JDA हो गया, ट्रांसफर हो गया,
जिसमें बिल्डर यही बोलता है कि जमीन अब हमने ले ली है, अब इस पे हम तुमको 200 फ्लैट, कंसिडरेशन क्या होगा भाई, जेडीए में क्या होगा, अगर जेडीए हुआ तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज जेडीए, इधर है लैंड ओनर, इधर है बिल्डर। अगर जेडीए हुआ, जेडीए हो गया इन दोनों के बीच, तो इसका मतलब ये हुआ कि लैंड ओनर के पास से बिल्डर के पास लैंड चली गई। अब बिल्डर बदले में अब इसको क्या देगा, फ्लैट देगा। लैंड तो अभी चली गई है, फ्लैट ये कंसिडरेशन है, फ्लैट इज कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन दे रहा है बिल्डर लैंड के बदले का। लैंड कैपिटल एसेट थी लैंड ओनर के लिए, उसके बदले उसको फ्लैट मिल रहा है, लेकिन फ्लैट अभी तो मिल नहीं रहा है, फ्लैट तो पता नहीं जब बन के तैयार होगा तब मिलेगा। तो एक बात बताइए, क्या ये लैंड ओनर टैक्सेस दे पाएगा, अभी नहीं दे पाएगा। इनफैक्ट ये लोग ऐसे होते भी है ना कि इनके पास पैसा भी नहीं होता है टैक्स देने के लिए। मैं आपको समझाता हूं, ये कौन लोग हैं, ये सब पुराने जमींदार लोग हैं, खूब जमीन रखे हुए हैं। ये सब काम धंधा करते हैं क्या, नहीं, जरूरत ही नहीं है। एक टुकड़ा अपना जमीन का बेचेंगे, 2 साल तक खा लेंगे, तो जरूरत क्या है इनको काम करने की। तो ये काम हम करते भी नहीं है, ठीक है। इनके पास बड़ी सी जमीन थी, तो अब उसको बिल्डर ने ले लिया कि हम इस पे फ्लैट बनाएंगे, तुमको फ्लैट देंगे। तो अब ये इसके पास पैसा कब आएगा, जब फ्लैट बन जाएगा ना, अब ये फ्लैट बेचेगा तब पैसा आएगा इसके पास, तब तक नहीं आएगा इसके पास पैसा। तो सरकार अब इससे टैक्स कैसे लेगी, तो अब क्या कहती है, कहती है लैंड ओनर अब हम तुमसे पैसा कैसे लेंगे, आओ समझते हैं। मान लीजिए इस लैंड ओनर की लैंड की कीमत जो थी वो कितनी थी, मान लेते हैं, मान लो 2 करोड़ रुपए थी, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, लैंड ओनर जैसे ही ये लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, फिर उसके बाद भूमि पूजन वूजन करेंगे, उसका नक्शा बनाएंगे और फ्लैट बेचना शुरू कर देते हैं। नक्शा बना के फ्लैट बिकना शुरू हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी तो बन के तैयार होगी बाद में, ठीक है, ड्राइंग बन गई है, उसी के हिसाब से फ्लैट बेचना शुरू कर देते हैं। लैंड ओनर अपना अलग बेच रहा है धड़ाधड़, बिल्डर अलग बेच रहा है फ्लैट अपना, ठीक है। 200 उसके हैं, 300 इसके हैं, मैप पे दिखा के कि भाई ये तुम फ्लैट हम देंगे तुमको, इतना रुपया पहले से ही पैसा लेना शुरू कर देते हैं ये लोग। तो अब सरकार ये बोल रही है कि ये लैंड ओनर जब जब फ्लैट बेचेगा ना, जितना फ्लैट बेचते जाएगा हम कैपिटल गेन उससे लेते जाएंगे। जैसे अब ये लैंड ओनर ने क्या किया, लैंड ओनर सेल करता है फ्लैट 1, सेल किया फ्लैट 1, पहला फ्लैट बेचा, ठीक है। सेल कंसिडरेशन कितनी, मान लेते हैं 90 लाख रुपए में बेचा, ठीक है। अब इसमें से घटेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 2 करोड़ रुपए की जमीन थी जिसके बदले में उसको 200 फ्लैट मिलेगा। तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक फ्लैट की 2 करोड़ रुपया डिवाइडेड बाई 200 फ्लैट है। बात समझ में आई, उसकी जमीन थी 2 करोड़ रुपए की, ठीक है, बदले में उसको 200 फ्लैट मिलेगा। तो उसका एक फ्लैट की कॉस्ट क्या हो गई, उसकी एक फ्लैट की कॉस्ट हो गई, ये डिवाइड कर लीजिए, 1 लाख रुपया। 89 लाख रुपीस कैपिटल गेन हो गया उसका। आई बात समझ में। अब दूसरा बेचेगा तो फिर ऐसे ही होगा, और बार बार कॉस्ट वो 1 लाख रुपए घटाएगा जो भी सेल कंसिडरेशन करते जाता है, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन जितने फ्लैट भी पड़े हैं, बिके चाहे नहीं बिके, आपको कैपिटल गेन दे देना पड़ेगा। वो होगा कंप्लीशन के दिन, जिस दिन प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट कौन देता है, जो वहां की म्युनिसिपल अथॉरिटी होती है, ठीक है। जो अथॉरिटी, एक्चुअली हर शहर में एक अथॉरिटी होती है जो आपके प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है। जैसे वाराणसी में है वीडीए, वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली में है डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। यही प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है कि आपका प्रोजेक्ट पूरी तरीके से रेडी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब तक ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है ना बिल्डर को, तब तक वो फ्लैट का पोजीशन नहीं दे सकता अपने क्लाइंट को, तब तक पोजीशन नहीं दे सकते, मतलब हम अलाउ नहीं कर सकते एंट्री। पैसा तो हम बेच के लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन एंट्री अलाउ नहीं कर सकते। जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी से, तो पोजीशन दिया जाता है, ठीक है। और नॉर्मली ये पाया गया है कि जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है ना, तब तक पूरे फ्लैट बिक चुके होते हैं,
ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मतलब बिल्डर बना के फ्लैट कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके बैठा है फ्लैट बेचने के लिए, ऐसा नहीं होता, उसके पहले ही सारे फ्लैट बिक चुके होते हैं। ठीक है, तो अब क्या कहा जा रहा है लैंड ओनर से? लैंड ओनर से कहा जा रहा है कि जितना भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के दिन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस दिन मिला है उस दिन फ्लैट बचा है, उसको उस दिन सोल्ड मान लिया जाएगा। ठीक है, उतने फ्लैट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, मान लीजिए 50 फ्लैट इसके पास अनसोल्ड था, लैंड ओनर के पास 50 फ्लैट्स अनसोल्ड था ऑन डेट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, ऑन कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ऑन डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उस दिन 50 फ्लैट अनसोल्ड था। तो अब सेल कंसिडरेशन क्या होगी 50 फ्लैट की? सेल कंसिडरेशन होगी 50 इंटू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जो उस दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, माइनस कॉस्ट कितना होगा 50 इंटू 1 लाख, 1 लाख ही तो कॉस्ट आ रही है इसकी, ये निकल जाएगा कैपिटल गेन। हो जाएगा कैपिटल गेन, यही है लो। अच्छा, आपके मन में आएगा सर इस बिल्डर का तो आप कुछ नहीं बता रहे हैं, सब चीज लैंड ओनर का बता रहे हैं। बेटा कैपिटल एसेट इसकी है, इसकी कैपिटल गेन की इनकम है, बिल्डर की तो जो भी इनकम है पीजीबीपी की इनकम है। राइट हैंड साइड में जितना रेवेन्यू आ रहा है वो कर दो, लेफ्ट साइड में सारा खर्चा डाल दो, ये हो गया उसका बैलेंस इनकम है पीजीबीपी। बिल्डर की तो पीजीबीपी इनकम निकलेगी ना बेटा, तो इसलिए बिल्डर के बारे में नहीं बता रहे, जो भी बता रहे हैं किसके लिए बता रहे हैं, लैंड ओनर के लिए। Capital gain is chargeable to tax in the year in which transfer takes place, except in certain cases. तो ट्रांसफर पे कैपिटल गेन नहीं लग रहा है, क्योंकि ट्रांसफर तो तभी हो गया जब जेडीए किया उसने, जमीन चली गई उसके बाद बदले में फ्लैट मिलेगा, लेकिन फ्लैट बाद में मिलेगा, तो ट्रांसफर पे नहीं हो रहा है कैपिटल गेन। ट्रांसफर इंक्लूड्स एनी अरेंजमेंट वेयर राइट्स आर हैंडेड ओवर इन एग्जीक्यूशन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपने ये बात बहुत अच्छे से पढ़ी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में किसी को पोजीशन दे दो तो भी ट्रांसफर हो जाता है। भाई बिल्डर को पोजीशन देंगे तभी तो उसमें बिल्डिंग बना रहा है, वो पोजीशन तो मिल गया तो ट्रांसफर तो हो गया एक्चुअल में देखा जाए तो, लेकिन यहां पे उसको ट्रांसफर नहीं माना जा रहा है। ठीक है, मतलब ट्रांसफर माना जा रहा है, कैपिटल गेन अभी अराइज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि 4 केसेस ऐसे हैं जहां पे ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज नहीं होता है, पैसा मिलने पे कैपिटल गेन अराइज होता है, तो जेडीए इज वन ऑफ द केस। ठीक है, जेडीए हुआ तो ट्रांसफर हो गया क्योंकि पोजीशन चली गई उस लैंड की, लेकिन ट्रांसफर होने के बावजूद कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा क्योंकि उस लैंड होने के बाद पैसा ही नहीं है टैक्स देने के लिए। In such scenario, execution of JDA between owner of immovable property and the developer triggers the capital gain tax liability in the hands of owner in the year in which the agreement is executed for developing the project. तो कह रहा है इस सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे ही जेडीए हुआ तो ओनर ऑफ लैंड के हाथ में क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। तो देयर वर मेनी इश्यूज ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस सेक्शन, इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। टू क्लैरिफाई द इशू एंड टू रिड्यूस हार्डशिप ऑफ पेइंग टैक्स इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, बहुत हार्डशिप हो जाएगी ना कि भाई कैसे पे करेगा वो टैक्स, तो अब क्या किया गया सुनिए। इंडिविजुअल और एचयूएफ हु एंटर्स इनटू जेडीए, कैपिटल गेन शैल बी चार्जेबल टू इन द ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन टैक्सेबल होगा। Stamp duty value of the landowner's share on the date of issuing of certificate of completion plus any monetary consideration received, if any, will be the full value of consideration. Full value of consideration क्या होगा, जितना फ्लैट बचा हुआ है उसका, उसमें इनटू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अच्छा, अब क्या कह रहा है, प्लस एनी मोर मॉनेटरी कंसिडरेशन का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए बिल्डर ने ऐसे तय किया था कि हम तुमको 200 फ्लैट देंगे और 5 करोड़ रुपया भी देंगे। ठीक है, तो अब मॉनेटरी वैल्यू भी तो और मिली होगी अभी जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया, तो प्लस वो कह रहा है मॉनेटरी वैल्यू भी लिख दो, मतलब जितना फ्लैट बचा है इनटू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस द मॉनेटरी विच यू हैव रिसीव्ड। टैक्स एट द रेट ऑफ 10% टू बी डिडक्टेबल ऑन पेमेंट मेड इन द अबव ट्रांजैक्शन। ये एक्चुअली बिल्डर के लिए बात हो रही है। बिल्डर जो भी पेमेंट करेगा 10% टीडीएस काट के करेगा। अगर उसने नगद पेमेंट की है 5 करोड़ रुपए की तो 50 लाख रुपए काट के 4.5 करोड़ रुपए देगा। SSC who transfers the asset before the issue of completion certificate are excluded from this section. अगर आपने फ्लैट पहले ही बेच दिया कंप्लीशन सर्टिफिकेट के तो वो इस सेक्शन में नहीं आएगा।
क्योंकि मैंने बताया कि उसका तो कैपिटल गेन उसी समय लगने लग जाएगा. And the capital gain shall be deemed to be the income of the previous year in which such transfer took place. And the provision of the act, other than the provision of this subsection, shall apply for the determination of the full value of consideration received or accruing as a result of such transfer. This section is applicable in the case of individual and HUF only. Right? तो ये इंडिविजुअल HUF के लिए, क्योंकि इन्हीं के पास लैंड कैपिटल एसेट की तरफ पड़ी हुई थी जिसमें ये सारी चीजें होती है. अगर एक दो कंपनी मिलके जेडीए करते हैं जिसमें एक कंपनी लैंड खरीदती है और दूसरी कंपनी उस पर बिल्डिंग बनाती है, तो बेसिकली उनके लिए, दोनों के लिए ये बिजनेस होता है. ठीक है, कंपनी बाइंग लैंड एंड अनदर कंपनी डूइंग कंस्ट्रक्शन ऑन इट. तो फॉर बोथ द कंपनीज इट इज व्हाट, इट्स बिजनेस इनकम ओनली. तो जनरली ये तो इंडिविजुअल HUF होते हैं ना, जिनके पास पहले की प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है एंड नाउ दे आर एंटरिंग इनटू जेडीए एग्रीमेंट, तो उन्हीं के लिए कैपिटल एसेट होती है. तो ये प्रोविजन भी उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है. आइए अगला सेक्शन देखते हैं. कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर, मेंबर ऑफ एओपी, बीओआई एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन. ये क्या मतलब है? मैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन रहा हूं. ठीक है, तो मुझे कहा गया कैपिटल लगाने के लिए 50 लाख रुपया. तो मैंने कैपिटल 50 लाख रुपए की कैसे लगाई मैं आपको बताऊं. मेरे पास एक जमीन थी, ठीक है, उसको मैंने दे दिया और 10 लाख रुपया दे दिया. मैंने अपनी लैंड को दे दिया एज इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन. तो क्या ये ट्रांसफर कहलाएगा? क्या मैंने फर्म को ट्रांसफर कर दिया अपनी लैंड? आंसर इज यस. तो अब यहां पे कैपिटल गेन कैसे अराइज होता है उसकी बात हो रही है. तो ऑब्वियसली यही चीज, एक एओपी में हम मेंबर बन रहे थे तो उसके लिए भी हम कैपिटल में अपनी कोई प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ज्वेलरी दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, अदर देन कैश कंपोनेंट हो सकता है ना. तो उसी के टैक्सेशन की बात कर रहा है. तो यहां पे ना बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये लिखवा सकता हूं. तो मैं बुक से नहीं पढ़ा रहा इसको, ठीक है, बहुत सिंपल है और डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर देता हूं. एक पार्टनर है, देखिए आप भी चाहें तो वहीं पे बना लें इसको. पार्टनर क्या कर रहा है? फर्म को कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है. कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है. तो या फिर सेम वे पार्टनर कर रहा है, या फिर मेंबर ऑफ एओपी को ट्रांसफर कर रहा है, मेंबर ऑफ बीओआई को ट्रांसफर कर रहा है. एक ही बात होगी. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में यस, कैपिटल गेन विल अराइज. कैपिटल गेन विल अराइज टू पार्टनर. ठीक है, लेकिन इस पार्टनर के लिए सेल कंसिडरेशन क्या मानी जाएगी? वैल्यू एट विच रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ फर्म. फर्म उस एसेट को जितने में, जैसे पार्टनर ने क्या किया, लैंड दी, 10 लाख रुपया दिया. ठीक है, तो बेसिकली पार्टनर ने तो 40 लाख रुपए के बदले में दिया. इससे मतलब बिल्कुल भी नहीं है. अब उस पार्टनरशिप फर्म ने उस लैंड को अपनी बुक्स में कितने में रिकॉर्ड किया? 42 लाख रुपया, 45 लाख रुपया या 38 लाख रुपया, वॉट जितने में फर्म रिकॉर्ड करी अपने बुक्स में, वही सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी. आगे बात समझ में सबको? तो व्हाट इज सेल कंसिडरेशन? अगर कोई भी पार्टनर अपनी फर्म को अब कैपिटल एसेट देगा, तो फर्म जितने पे उसे रिकॉर्ड करेगी उसी को सेल कंसिडरेशन माना जाएगा पार्टनर का. अगर फर्म ने दिखाया कि लैंड 45 लाख रुपए अपनी बैलेंस शीट में, तो पार्टनर की सेल कंसिडरेशन 45 लाख रुपए है. अब उसमें से वो जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो घटाए, कैपिटल गेन निकाल ले. दिस इज द लॉ. हो गया ना सिंपल बहुत. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. अच्छा, अगर ये लॉन्ग टर्म ये एसेट को बहुत पहले लाया था तो ऑब्वियसली इंडेक्सेशन करेगा, जैसा इस इलस्ट्रेशन में दिखाया गया है. अच्छा, अब बता रहा है इसमें मिस्टर अजय ने 2 कार दी है. ठीक है, अपने कार को इंट्रोड्यूस किया एज इन कैपिटल इन द फर्म. तो कार जो पर्सनल यूज के लिए खरीदा था, क्या वो कैपिटल एसेट है? आंसर इज नो. बिजनेस की एसेट, बिजनेस की तो सारी एसेट कैपिटल एसेट होती है. और पर्सनल कौन सी कैपिटल एसेट होती है? पर्सनल में इमूवेबल होगा तब कैपिटल एसेट होगी, या फिर ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट,
यही तो कैपिटल एसेट होता है। पर्सनल में कैपिटल एसेट क्या हो सकता है? पर्सनल में इमूवेबल होगा, यानी लैंड एंड बिल्डिंग, और या फिर ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, यही तो कैपिटल एसेट होता है। बिजनेस की सारी एसेट कैपिटल एसेट होती है। क्या हम अपना पर्सनल यूज के लिए कार रखें, दैट इज माय कैपिटल एसेट? आंसर इज नो। मेरे घर पे पड़ा सोफा, इज इट ए कैपिटल एसेट? नो। मेरे घर में लगी टीवी, इज इट ए कैपिटल एसेट? नो। मेरे ऑफिस में लगी टीवी, इज इट ए कैपिटल एसेट? यस। बिजनेस की तो सारी एसेट कैपिटल एसेट है। तो दूसरे इलस्ट्रेशन में मैंने एक गेम खेला आपके साथ, इसमें बताया कि वो अपनी कार जो पर्सनल यूज के लिए खरीदा था वो फर्म में इंट्रोड्यूस करता है, तो कर लीजिए, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा यहां पे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, कोई भी अपनी कॉस्ट से ज्यादा पे फर्म में इंट्रोड्यूस कर लेगा क्या? हम एक कार खरीदे थे 5 लाख रुपए की, 4 साल उसको रगड़ के चलाए, और अब हम अपनी फर्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज एन कैपिटल, तो फर्म क्या बेवकूफ है 5 लाख रुपए से ज्यादा में ले लेगी क्या? अरे वो कार लेगी 1 लाख 1.5 लाख रुपया मान लेगी उसकी कीमत, 5 साल चली हुई है, तो हमको तो लॉस ही होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट कह रही कैपिटल गेन लेंगे ही नहीं हम यहाँ पे एक्चुअल में तो लॉस हो जाता ना यार यहाँ पे। तो पर्सनल एसेट में कभी कोई कमा तो सकता नहीं है, ये तो क्लियर है एकदम। अदर देन वन थिंग जो हमने आपको बताया था कि सलमान खान चाहे तो कमा लेगा, वो तो अपनी पहनी शर्ट 5,000 रुपए की निकाल के बेच दे तो 50,000 रुपए की बिक जाएगी कि भाई सलमान खान की पहनी शर्ट है। लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे? बहुत कम, 0.0001%। अब देश का कानून जो होता है वो सबके लिए एक बनता है। कभी भी इनकम टैक्स का कानून ऐसे नहीं हो सकता, ये इनकम टैक्स एक्ट उठाया उस पर लिखा हुआ था इनकम टैक्स एक्ट फॉर सलमान खान, बगल में एक और रखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट फॉर ऐश्वर्या राय, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इट हैज टू बी वन लॉ फॉर एवरीवन। 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए एक ही कानून बनेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एओपी बीओआई। अब उल्टा बोल रहा है, कह रहा है फर्म एओपी बीओआई ये सब बंद हो रही है जो भी है, तो ये अपने पार्टनर को एसेट बांट रही है, बंद हो रही है, तो क्या फर्म के हाथ में कैपिटल गेन होगा? हाँ भाई, फर्म अगर बंद हो रही है और अपने पार्टनर को एसेट दे रही है, तो फर्म ने एसेट ट्रांसफर किया पार्टनर को, कैपिटल गेन अगेन अराइज करेगा। अब यहां पे कैसे होता है, चलिए आइए देखते हैं, ये भी डायग्राम से बना देते हैं। सब पढ़ने में ना मजा नहीं आएगा जितना ये डायग्राम से आएगा, एकदम दिमाग में छप जाएगा ये डायग्राम। आइए बना देते हैं आपके लिए। फर्म क्या कर रही है, कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रही है पार्टनर को, ठीक है। तो कैपिटल गेन अराइज करेगा, अराइज टू फर्म, ठीक है। फर्म की सेल कंसिडरेशन क्या मानी जाएगी? मानी जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू। देखिए क्या होता है ना, डील कभी कभी बहुत कम में हो जाती है। मैं आपको समझाता हूं, एक फर्म बंद हो रही है, ठीक है। अब फर्म के पास कुछ एसेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। पार्टनर को पैसा देना है, एक पार्टनर है, उसका ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, इसका 5 लाख रुपया कैपिटल पड़ा है, ठीक है। इसका 3 लाख रुपया कैपिटल पड़ा है, इसका 2 लाख रुपया कैपिटल पड़ा है। अब फर्म अपना एसेट दे के उनकी कैपिटल को खत्म करने की कोशिश करती है, ठीक है, कि भाई तुम्हारा 5 लाख रुपया है तो तुमको इतनी एसेट दे कि 5 लाख रुपया तुम्हारा पूरा हो जाए, ठीक है। अब फर्म के पास मान लेते हैं एक कार पड़ी हुई थी, ठीक है। अब इस कार की अगर मार्केट वैल्यू देखा जाए तो कितनी है, 2.5 लाख रुपया है, 2,50,000 रुपया है, ठीक है। अब पार्टनर ए को कहा गया कि चलो तुम्हारा कार दे रहे हैं तुमको 2.5 लाख रुपया के बदले में। पार्टनर ए कह रहा है हमको नहीं चाहिए कार वार, मेरे पास है कार। बी को बोला गया अच्छा तुम ले लो, चलो 2.5 लाख रुपया मार्केट वैल्यू है मोटा मोटी इस कार की, तुम्हारा 2.5 लाख रुपया खत्म हो जाएगा। कह रहा हमको भी नहीं चाहिए। सी से कहा जा रहा है कि एक काम करो तुम 2 लाख रुपया तुम्हारी कैपिटल खत्म हो जाएगी, 50,000 रुपया तुम फर्म को दे दो। कह रहा है अरे नहीं हमको नहीं चाहिए कार वार, कोई लेने को तैयार ही नहीं है। ए कहता है चलो ठीक है हम कार ले लेंगे 1 लाख रुपया कीमत लगा के, मतलब हम अपनी कैपिटल को 1 लाख रुपया ही कम हुई है ये मानेंगे, मतलब 5 लाख रुपया हमको चाहिए ना फर्म से। देखिए फर्म जब बंद होती है तो हर पार्टनर की कैपिटल के बराबर का एसेट देके बंद होगी, ठीक है। या अगर कम होगी एसेट तो उसी रेशियो में देगी, 5:3:2 में, मतलब सबको थोड़ा थोड़ा घाटा हो भाई फिर। तो ए कह रहा है कि नहीं भाई हम तो 1 ही लाख रुपया मिलेंगे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो फर्म ने पार्टनर को तो 1 लाख रुपया में ही दे दिया,
लेकिन गवर्नमेंट कह रही है नहीं, ये तो मजबूरी का सब फायदा उठाते हैं। जब फर्म बंद होती है ना तो कोई सब पार्टनर तैयार ही नहीं है बहुत सारी एसेट को लेने के लिए, तो बहुत सारी एसेट बहुत कम वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाती है। आया बात समझ में? जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो बहुत सारी एसेट को लोग पार्टनर्स लेने को तैयार नहीं है, तो बहुत कम रेट पे ही पार्टनर को, अब ये कार कोई लेने को तैयार नहीं है, ये कहता है चलो 1 लाख रुपए में हम ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, हम ऐसे थोड़ी ना सेल कंसिडरेशन 1 लाख रुपया मानेंगे, हम 2.5 लाख रुपया मानेंगे। समझ में आ गया? तो बस एक ही बात याद रखनी है कि अगर फर्म पार्टनर को देगी तो फर्म के हाथ में सेल कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू कहलाएगा। उल्टा बात करिए जो आपने पहले पढ़ा था, अगर पार्टनर फर्म को देता है तो जितने में फर्म अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करती है, ये पढ़े थे, जितने में फर्म अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करती है वो पार्टनर की सेल कंसिडरेशन, और फर्म पार्टनर को देगी तो फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब यही बात आ जाती है कि अगर ये फर्म कैपिटल एसेट की वजह स्टॉक इन ट्रेड दे दे, क्या स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट होता है? नहीं, आपने पढ़ा है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कि स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री ऑफ बिजनेस नॉट अ कैपिटल एसेट। तो स्टॉक इन ट्रेड प्लीज रिमेंबर इज नॉट कैपिटल एसेट। तो अगर फर्म ने भाई इन्वेंट्री भी दे रही होगी, सब चीज दे रही है पार्टनर को, तो क्या यहां कैपिटल गेन अराइज हो सकता है? नहीं, यहां पे पीजीबीपी अराइज होगा, पीजीबीपी इनकम होगा ये, बस इतना याद रखना है। सेल कंसिडरेशन, सेल वही मानी जाएगी, सेल जो मानी जाएगी, सेल वैल्यू कितनी मानी जाएगी? फेयर मार्केट वैल्यू हुई। फेयर मार्केट वैल्यू में से कॉस्ट घटा के इनकम निकालेंगे, लेकिन पीजीबीपी की निकालेंगे। तो जब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को बाकी एसेट दे रही है बिजनेस की तो कैपिटल गेन आएगा, इन्वेंट्री देगी तो पीजीबीपी की इनकम आएगी। बस हो गया, ये लॉ भी पढ़ा दिया हमने आपको, 2 सेक्शन पढ़ा दिया आपको, बल्कि ये कैपिटल एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ट्रांसफर कैपिटल एसेट बाई फर्म या ओपीबीआई, ये हो गया, और ये वाला सेक्शन भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है? एक इलस्ट्रेशन है, अच्छा है इलस्ट्रेशन, पढ़ाते हैं आपको। PQR in company is a partnership firm consisting of 3 partner PQ and R. The firm is dissolved on this date. साल के आखिरी दिन डिसॉल्व हो रही है। The asset of the firm were distributed to partners as under. ब्लॉक ऑफ मशीनरी P को दिया गया, स्टॉक Q को पकड़ा दिया गया, लैंड R को दे दिया गया। ठीक है? तो ब्लॉक ऑफ मशीनरी, यहां पे कैपिटल गेन आएगा फर्म को, स्टॉक जो दिया गया इस पे पीजीबीपी की इनकम आएगी, लैंड दिया गया इस पे भी कैपिटल गेन आएगा, तो इस पे कैपिटल गेन आएगा फर्म को, इस पे कैपिटल गेन आएगा फर्म को, इस पे पीजीबीपी आएगा। ठीक है? मशीनरी की जो कॉस्ट होती है उसको डब्ल्यूडीवी से जितना ज्यादा में बिका वो कैपिटल गेन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो डब्ल्यूडीवी यहां कॉस्ट होगी, ये कॉस्ट होगी इसकी। ठीक है? और फेयर मार्केट वैल्यू को सेल कहा जाता है, सेल तो फेयर मार्केट वैल्यू को कहा जाता है। तो तीनों के केस में सेल तो यही होगा, सेल वैल्यू ये ली जाएगी, इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी को। बोलिए हाँ या ना, बोलिए, यही ना आप पढ़ा है, फेयर मार्केट वैल्यू ही सेल मानी जाती है। तो सेल तो 5-5 लाख रुपए तीनों का माना जाएगा। डेप्रिशिएबल एसेट के लिए कॉस्ट क्या होती है? डब्ल्यूडीवी। स्टॉक के लिए कॉस्ट क्या होगा? स्टॉक के लिए जो उसकी कॉस्ट है ये कॉस्ट हो जाएगा इसका। लैंड की कॉस्ट क्या होगी? लैंड की कॉस्ट 90,000 रुपए दी हुई है, लेकिन 1/4/2001 के पहले का है लग रहा है, क्योंकि 1/4/2001 की मार्केट वैल्यू दी हुई है 1,40,000 रुपया, तो ये हो जाएगा कॉस्ट। ठीक है ये बात? तो अब इससे कैपिटल गेन निकल जाएगा। अब अगली बात सीखते हैं। जैसा मैंने यहां पे बताया कि पार्टनर तो ये कार 2.5 लाख रुपए की 1 ही लाख रुपए में लिया था, तो पार्टनर ए की कॉस्ट कितने में होगी? जितने में वो लिया था। पार्टनर की कॉस्ट वही होगी जितने में वो लिया है, ध्यान दीजिएगा, उतने में नहीं जो फेयर मार्केट वैल्यू है। फर्म की सेल कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी, लेकिन पार्टनर तो एक्चुअल में ये कार 1 ही लाख रुपए में लिया ना फर्म से, तो पार्टनर के हाथ में कॉस्ट वो मानी जाएगी जितने में उसने एक्चुअल में लिया है। क्लियर कि नहीं? अरे बोलो भाई, क्लियर कि नहीं? क्लियर? ठीक है। अब इसमें एक बात लिखी हुई थी, ध्यान दीजिएगा, उसी बात को समझाने के लिए मैंने किया। वैल्यू एट विच गिवन टू पार्टनर एज पर एग्रीमेंट,
जिस वैल्यू पे पार्टनर को दिया गया, ये होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर के हाथ में अब उस एसेट की कॉस्ट यही मानी जाएगी। फिर कभी पार्टनर जब एसेट को बेचेंगे ना तो कॉस्ट ये वाली ली जाएगी। ब्लू पेन से हमने बता दिया कि कैपिटल गेन निकालना है फर्म का कैसे, और पार्टनर वाला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रेड पेन से किया है। तो यहां पे जो आपने लिखा है यहीं पे आपको लिखना होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू पार्टनर will be the value at which it is given to partner by firm। फर्म 2.5 लाख रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू वाली चीज पार्टनर को 1 लाख रुपए में देती है। ठीक है, इसको एग्जांपल से लिख दें। फर्म गिव्स कार ऑफ FMV 2.5 lakh फॉर ₹1 lakh टू पार्टनर A। ठीक है, तो सेल कंसिडरेशन ऑफ फर्म कितना होगा? फर्म की सेल कंसिडरेशन 2.5 लाख। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? 2.5 लाख रुपए में फर्म ने बेचा है तो पार्टनर ए के पास आ गया। पार्टनर ए की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? पार्टनर ए की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में एक्चुअल में मिला उसको 1 लाख। अब पूरा लॉ एकदम क्रिस्टल क्लियर है आपके सामने। अगर ये पन्ना आपके सामने है तो पूरा लॉ क्रिस्टल क्लियर है एकदम। अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी किताब से। ठीक है, लैंड के केस में यहां पे इंडेक्सेशन भी करना पड़ेगा। यहां पे रेड पेन नहीं ब्लू से लिखते हैं हम। 1,40,000 पे इंडेक्सेशन करेंगे। ठीक है, देखिए ब्लॉक ऑफ मशीनरी में 5 लाख माइनस 440, देख लीजिए यही था 5 लाख माइनस 440, 5 लाख माइनस 440। ठीक है, ये हो गया कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बिजनेस इनकम इन्वेंट्री पे आएगा, स्टॉक पे बिजनेस इनकम 5 लाख माइनस 4 लाख 1 लाख। ठीक है, लैंड का 1,40,000 इंटू 348, 23-24 का CII है और डिनोमिनेटर में 2001-2 का CII है, तो ये 12,800 LTCG लैंड का। ठीक है, कि डेप्रिशिएबल एसेट पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, मालूम है ना? हो गया। और पार्टनर के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? जितने पे एक्चुअल में उनको दिया गया है, 3 लाख 410 3 लाख, 3 लाख 410 3 लाख, जितने में एक्चुअल में दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद एक इलस्ट्रेशन ये और है, इसको आप खुद से देख लेंगे। एंड आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। विल स्टॉप हियर।